अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीएसएस प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ सजल अशरफ। सीएसएस प्रिपरेशन अल्टीमेट गाइड की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, एपिसोड नंबर 1 वाज हाईली अप्रिशिएटेड फ्रॉम यू गाइस, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर विद द एपिसोड नंबर 2 एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सीएसएस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नाउ डैट कि सीएसएस के रिटन एग्जाम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अ बंडल ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, अ बंडल ऑफ ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आपके पास आते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स, देन हमारे पास आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर कंपल्शन फ्रॉम द साइड ऑफ कमीशन। ये तो हर स्टूडेंट पर कंपल्सरी है, मतलब हर स्टूडेंट पर इस चीज़ की कंपल्शन है, इसीलिए इस चीज़ के लिए कोई भी किसी भी स्टूडेंट को एम्बिग्विटी नहीं होती। दीज सब्जेक्ट्स कैरी 600 मार्क्स। इसमें आपको आइडिया होगा हमारा इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसी है, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। ठीक है, ये तो हो गए 6 सब्जेक्ट्स जिनके हैं आपके पास 600 मार्क्स। ठीक है, ईच सब्जेक्ट इज कैरिंग 100 मार्क्स। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी फील होती है। मार्केट में इसके इतने ज़्यादा ट्रेंड्स हैं, मार्केट में इतनी ज़्यादा जो हैं वो इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये ऑप्शनल ना रखें, वो ऑप्शनल रखें, ये स्कोरिंग ट्रेंड है, ये नहीं, ये हाई स्कोरिंग है, ये लो स्कोरिंग है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इस वीडियो में बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो आपको इसी चीज़ पर गाइड करना है, आपको इसी चीज़ पर गाइडलाइन प्रोवाइड करना है कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक सही डायरेक्शन में जाते हुए किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीएसएस की एफपीएससी की तरफ से जो सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स डिवाइडेड किए गए हैं, जो ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हमारे पास डिवाइड किए गए हैं, उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 1 में जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप नंबर 2 में जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आपको उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है जिसके 200 मार्क्स होते हैं। मतलब ग्रुप 1 में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के सब सब्जेक्ट, अगर आप एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो उस सब्जेक्ट को आपको 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, और ग्रुप 2 में भी पहले 2 जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपके पास जो हैं वो 200 मार्क्स हैं। इट मीन्स कि अगर आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट 200 मार्क्स का आपका कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब वो 200 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। 2 पेपर्स लिए जाते हैं कमीशन की तरफ से, एक आपका पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है। ठीक है, ईच पेपर कैरीज 100 मार्क्स। हर पेपर में आपके पास जो हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। पेपर 1 में भी 100 मार्क्स, पेपर 2 में भी 100 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर, मतलब किस ड्यूरेशन में आपको पेपर पूरा करना है। आपको बहुत से कैंडिडेट्स जो सीएसएस अटेम्प्ट कर चुके हैं वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि पेपर लेंथी होता है, पेपर का टाइम कम था, हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ। तो ड्यूरेशन बेसिकली क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स को यही आइडिया नहीं होता कि पेपर्स की ड्यूरेशन क्या है। तो पेपर्स की ड्यूरेशन क्या थी, 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स में पेपर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, 3 आवर्स में आपको बेसिकली पेपर अपना कंप्लीट करना होता है। अब द थिंग इज़ डैट हम लेट्स डाइव इनटू द डिटेल। तो अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली पेपर अटैम्प्ट करने के 2 ही एक तरीके हैं, 2 ही वेज हैं, पेपर्स देने के 2 ही वेज हैं। या तो आप ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आप सब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इन सीएसएस यहाँ पर आपके पास जो है वो आपको एक मिक्सचर की फॉर्म में आपको पेपर प्रोवाइड किया जाता है, एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बाद आपको कुछ सब्जेक्टिव टाइप भी पेपर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट एमसीक्यूज़ इन कंपल्सरी एंड ऑप्शनल पेपर्स एज वेल। बट अगर हम बात करें एक इंग्लिश ऐसे के पेपर की, अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर की और प्योर मैथमेटिक्स के पेपर की, तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ नहीं मिलते। बाकी सारे के सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एमसीक्यूज़ ही मिलते हैं। ठीक है, मतलब आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ ही आते हैं। उसके बाद जो 80 मार्क्स हैं वो आपको सब्जेक्टिव पार्ट से ऑब्टेन करने होते हैं, वो आपको सब्जेक्टिव मार्क्स से गेन करने होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स जो हैं वो आपको एमसीक्यूज़ आपके 20 मार्क्स आपको दिला सकते हैं और जो आपके 80 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो उस पर कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश ऐसे में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में और प्योर मैथमेटिक्स में तो आप एमसीक्यूज़ को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। उसकी रीज़न क्या है कि इंग्लिश ऐसे में आपने 3 आवर्स में
2500 से 3000 वर्ड्स आपने लिखने हैं। मतलब इंग्लिश ऐसे में आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि 2500 से 3000 वर्ड्स जो हैं आपने इंग्लिश ऐसे में लिखने हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एन ऐसे, बिकॉज आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसपे आपने इन वर्ड्स को लिखना है। तो इसीलिए वहाँ पर स्टूडेंट्स की फ्लुएंसी को चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स की इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करने के लिए वहाँ पर आपके पास MCQs नहीं होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स का MCQs ना होने की वजह से इंग्लिश ऐसे का फियर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें MCQs को, अब आपने अटैम्प्ट किस तरह करना है। MCQs को आपने अटैम्प्ट करना है OMR आंसर शीट पर। ठीक है, आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, एक बबल शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट होता है ये आपका होता है ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का। ठीक है, और जो आपका सेकंड सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट, वो आपका होता है 80 मार्क्स का। ठीक है, और ये आपको आंसर बुक पर ही लिखना है। ठीक है, ये आपको आंसर बुक पर ही राइट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका उर्दू और अदर रीजनल लैंग्वेज का सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको उनकी ही रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में आंसर करना है। व्हाट डज दैट मीन्स, अगर आपको उर्दू लिटरेचर का पेपर आया है तो आपको उर्दू लिटरेचर का पेपर उर्दू ज़बान में ही लिखना है। अगर आप पंजाबी का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पंजाबी ज़बान में ही उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अगर आप पश्तो का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पश्तो ज़बान में ही उन पेपर्स के आंसर्स देने हैं। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम यू आपसे जो पूछे गए हैं बाय द साइड ऑफ कमीशन, ठीक है, तो वो आपको बेसिकली उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देने हैं जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब समटाइम्स क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, क्वेश्चन रिलेटिंग विद ट्रांसलेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही कहते हैं कि कोई रिस्पेक्टिव लैंग्वेज दे देते हैं। लेट्स सपोज उर्दू है, उर्दू का पेपर है, तो वो कह देते हैं कि लेट्स ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। तो तब आपको वो क्वेश्चन आपको उसी तरह से अटेम्प्ट करना है जैसे आपको कमीशन ने एडवाइस किया है, जैसे आपको कमीशन की तरफ से ऑर्डर दिया गया है, डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, कमीशन की एडवाइजेस के अकॉर्डिंग आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर कोई पैसेज आ जाता है ट्रांसलेशन का तो वो आपको रिस्पेक्टिव लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट लाजमी करना है। अगर आप उसको सेम लैंग्वेज में, मतलब उर्दू का पेपर है, ट्रांसलेशन पूछी हुई है इंग्लिश में, लेकिन आप उसको उर्दू टू उर्दू ही करके आ रहे हैं, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख के आ रहे हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप उर्दू का पेपर, आप कोई पंजाबी का पेपर देने जा रहे हैं और पंजाबी का पेपर जो है वो आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर आते हैं। इंग्लिश में बेशक आप सारा कुछ ठीक लिख के आए हैं, ठीक है, सब कुछ आपने ठीक लिखा है, लेकिन क्योंकि आपने कमीशन की एडवाइस को फॉलो नहीं किया था, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में आपने पेपर को अटैम्प्ट नहीं किया, इसीलिए यू विल गेट 0 मार्क्स, यू विल गेन नथिंग। आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो वैनिश हो जाएगी और यू विल गेट नथिंग इन रिटर्न। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप क्वेश्चन पेपर जो है आपको, लेट्स सपोज क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेजेस में आता है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, और आप इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को दोनों लैंग्वेजेस में अटैम्प्ट कर सकते हैं। आइदर यू वांट टू अटैम्प्ट इट इन इंग्लिश और यू वांट टू अटैम्प्ट इट इन उर्दू। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों आपके पास लैंग्वेजेस की आपके पास ऑप्शन होती है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं, जो आपके पास माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, पाकिस्तान जो है माइनॉरिटीज़ भी यहाँ पर रहती हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ मेजॉरिटी, पाकिस्तान में यहाँ पर हमारे पास माइनॉरिटीज़ भी हैं और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। ठीक है, तो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं, इसीलिए कमीशन की तरफ से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ये ऑप्शन दी गई है कि वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स के सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। If they want to opt Islamic studies, then they are free to go with Islamic studies. But if they don't want to go with Islamic studies, so they have the choice of opting comparative study of major religion, so that उनको भी इस चीज़ में इंक्लूसिव किया जा सके, इस एग्ज़ाम में वो इंक्लूसिव रहें, एक्सक्लूसिव ना रहें। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के पास वो चूज़ कर सकते हैं और उसमें अपनी जो भी उनका ओपिनियन है उसके साथ वो जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसानी है, आपकी मर्ज़ी है आपने किस सब्जेक्ट के साथ जाना है, बट ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है। आइदर आप इस्लामिक स्टडीज़ के साथ जाना चाहते हैं, आप तब भी जा सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर आप दोनों मीडियम्स में अटैम्प्ट कर सकते हैं, आइदर यू वांट टू अटैम्प्ट इट इन इंग्लिश और यू वांट टू अटैम्प्ट इट इन उर्दू। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मटेरियल लिखा हुआ होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आपकी बेहतर होनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश वालों को वो पास करते हैं, उर्दू वालों को नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें आपके पास जीके के पेपर की,
तो हमारे पास जो हैं वो जीके के 3 पेपर्स होते हैं। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, दैट्स व्हाई आई एम एड्रेसिंग दिस इशू। सो हमारे पास जो हैं वो 3 पेपर्स होते हैं जीके के, जीके 1, जीके 2 एंड जीके 3। और इन तीनों पेपर्स को जो है वो आपको कलेक्टिवली पास करना होता है, ठीक है। अब कलेक्टिवली पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? कलेक्टिवली पास करने के लिए आपको 120 मार्क्स चाहिए, ठीक है। मतलब आपको जीके में लेट्स सपोज कि आपके पाकिस्तान अफेयर्स में आ गए 9 मार्क्स, करंट अफेयर्स में आपके आ गए 70 मार्क्स एंड यहाँ पर आपके आ गए 50 मार्क्स जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। तो टोटल आपका बना 129 का एग्रीगेट, मतलब आपका जो एग्रीगेट बना वो 129 का था। अब ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान अफेयर्स में फेल हो जाएंगे और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इन तीनों सब्जेक्ट्स का इंक्लूसिव जो रिजल्ट है वो ही डिसाइड करेगा कि आइदर यू पास्ड इन जीके और यू फेल्ड इन जीके, ठीक है। सो इसीलिए ये आपके लिए बेसिकली कमीशन की तरफ से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट है वो इंक्लूसिव आता है। आपको इंक्लूसिव जो है वो कलेक्टिवली 120 मार्क्स जो हैं वो गेन करने होते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, टू द रियल टॉपिक ऑफ द एपिसोड। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किस तरह से करने हैं। वो तो हमने एक थोड़ी सी एक आपको वार्म अप दे दिया, थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। तो अब बेसिकली हम रियल टॉपिक की तरफ आते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को बेसिकली चूज़ किस तरह से करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है, एक अच्छा सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अ गुड सब्जेक्ट सिलेक्शन विल लीड डेफिनेटली टुवर्ड्स हाफ सक्सेस व्हेन इट कम्स टू सीएसएस। जब सीएसएस की बात आती है तो अगर आपने राइट सब्जेक्ट चूज़ किया है, एक अच्छा सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो आप आधे कामयाब तब ही हो जाते हैं। माइंड माई वर्ड्स, इसको मार्क माई वर्ड्स, इसको लाजमी मार्क करें और मैं इस चीज़ पे आपको प्रूव करूँगी कि ये मैं बात क्यों कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर स्टार्ट योर प्रेपरेशन फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट योर प्रेपरेशन फ्रॉम द कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा हम अपनी जो प्रेपरेशन है वो अपनी कंपल्सरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज़ वेटिंग फॉर यू। आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो वेट कर रही है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी जब अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने उसको यूएस हिस्ट्री से स्टार्ट किया था एंड इन दैट ईयर यूएस हिस्ट्री गॉट हिट। मतलब यूएस हिस्ट्री का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अजीब हुआ और बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो यूएस हिस्ट्री में फ़ेल हो गए। और हर बंदा जो है, और सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे पछताई भी कि मैंने यूएस हिस्ट्री को या मैंने अपनी प्रेपरेशन को जो है वो यूएस हिस्ट्री से क्यों स्टार्ट किया। एट दैट टाइम मेरा जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया जब मैंने अपनी प्रेपरेशन को देखा। और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट तैयार भी कर दिया। जब 2023 का पेपर हुआ और उसके बाद पेपर के बाद जब मैंने पेपर देखा, पेपर मुझे नहीं आता था। So I just got very demotivated after this. So इसीलिए I am just suggesting you my personal experience. I am just giving you my personal experience. That's why I am discussing it with you कि neither start your preparation with your optional subject. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फाउंडेशनल नॉलेज जो है वो बिल्ड करनी होगी, देन आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ आएँ और इसके लिए आपको अच्छा खासा होमवर्क करना पड़ेगा। वो किस तरह से करना है यही आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप सबसे पहले ही अपने मतलब आपने वेरी फर्स्ट डे जो है वो आपने तैयारी स्टार्ट की है और तभी उसी दिन जो है वो आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है। मैंने ये गलती की थी, दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि नाइदर फाइनलाइज्ड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एट वेरी अर्ली स्टेजेस नॉर एट वेरी क्वाइट लेट, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड रखेगी, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी रखेगी, क्योंकि और सबसे जो अगर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं, लेट्स सपोज आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी फाइनलाइज कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप अभी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को फाइनलाइज कर रहे हैं। अगर आप पेपर्स देखते हैं, पास पेपर्स देखते हैं, आपने सिलेबस नहीं देखा, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने फाइनलाइज कर लिया है बगैर पास पेपर्स देखे, बगैर सिलेबस देखे, आपने उनको फाइनलाइज किया है, आपने सब्जेक्ट को पूरा तैयार कर दिया, सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है, अच्छा खासा आपने 15 से 20 दिन लगा के उस सब्जेक्ट की तैयारी की है। जब आपने सब्जेक्ट का सिलेबस देखा है तो आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि यार इट्स क्वाइट लेंथी, ये तो पास पेपर से मैंने तो सब्जेक्ट तैयार कर लिया, मुझे तो पास पेपर के क्वेश्चन ही नहीं आते या मुझे ये सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा। देन
क्या करेंगे आप लोग? इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है, मैंने अभी ये बात की थी कि अगर आप एक अच्छा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ आपकी हाफ ऑफ द सक्सेस को डिटर्मिन करती है, ठीक है। और एक मार्केट में ट्रेंड है स्कोरिंग ट्रेंड जी, इस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड है, इस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड नहीं है, हाई स्कोरिंग ट्रेंड, लो स्कोरिंग ट्रेंड। अब ये बेसिकली क्या चीज़ है? स्कोरिंग ट्रेंड नो डाउट ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन इतनी भी मैटर नहीं करती। अगर जब आपके पास 2013 में आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ, आपका सिलेबस रिवाइज हुआ 2016 में, तो तब से आपकी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गई। मतलब सीएसएस में सक्सेस में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का रोल था वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गया, ठीक है। अब सब कहते हैं जी जो आपका बैकग्राउंड है वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर लें तो आपकी डेफिनेटली वो सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एक सीएसपी की बात करते हैं, एएसपी मुखफ़र अदील, जिनकी सेकंड पोजीशन थी सीएसएस 2006 में। उनके अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, बजाते खुद ये उनके अपने वर्ड्स हैं कि आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश एंड LLB, बट ही सेड, उसने कहा कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर को भी ऑप्ट नहीं किया और कोई भी सब्जेक्ट जो लॉ से रिलेटेड था मैंने उसको ऑप्ट ही नहीं किया। मैं बिल्कुल मतलब ही जस्ट वेंट फॉर इंटायरली न्यू सब्जेक्ट्स, और वो किन सब्जेक्ट्स की तरफ गया जिन सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट था। हमेशा जब आप अपनी ज़ात के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, मीन्स आप अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा नाकाम होते हैं, ठीक है। अब जिन जिन सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट था उसने वो सब्जेक्ट जो है उन्होंने वो सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किए। उन्होंने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए? इस्लामिक हिस्ट्री, उर्दू, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, एंड ही मैनेज टू स्कोर 76% मार्क्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बिकॉज आपके जो मार्क्स हैं, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही डिसाइड करते हैं, और इन्हीं 76% मार्क्स जो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आए थे उसी की वजह से उसकी पूरी CSS में सेकेंड पोजिशन आई थी। क्लियर? तो योर एजुकेशनल बैकग्राउंड डजेंट मैटर। क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इस चीज़ पे आपने कभी भी सब्जेक्ट्स को चूज़ नहीं करना। पहले आपने सिलेबस देखना है, उसके बाद आपने पास पेपर्स को कंसल्ट करना है, देन अगर कोई टॉपिक जो है वो आपसे फेमिलियर है तो आपने उस सब्जेक्ट की तरफ जाना है, अदरवाइज ऐसे आपने छलांग नहीं लगानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं, अब ये आपने बेसिकली जो डू एंड डोंट्स हैं वो आपने अपने माइंड में रखने हैं, वो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपको अपने माइंड में रखने चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है आपका, स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, ओनली टू सम एक्सटेंट। ये नहीं कि स्कोरिंग ट्रेंड की तरफ ही आप चलना शुरू कर दें और आपका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट की तरफ स्टिल, और आप भागी जा रहे हैं, एट द एंड आपको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ कि आपने किस तरह से सिलेक्ट करने हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट। As we talked earlier that first of all you have to get yourself well equipped with syllabus। आपको अपने सिलेबस के साथ जो है उनके साथ पहचान बनानी है, उनके साथ दोस्ती करनी है, सिलेबस को बाइबल की तरह फॉलो करना है, ये हम बात कर चुके हैं। एंड टॉपिक्स दैट इट कवर्स, मतलब आपको पता होना चाहिए कि FPSC का सिलेबस क्या है, FPSC ने कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं, वो आपको आते हैं या नहीं आते। इसकी थोरो फेमिलियरिटी की वजह से, मतलब जब आप सिलेबस को थोरो फेमिलियरिटी उसके साथ आप फेमिलियर होंगे, उसको आप थोरोली स्टडी करेंगे, तो आप ये देखेंगे वो ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपके साथ फेमिलियर है, जो आपने अपने पहले FSC में पढ़ा है आइदर आपने अपनी बैचलर्स में पढ़ा है, देन आप उस सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे, ठीक है। उस सब्जेक्ट को आपने सर्कल कर लिया। अब ऐसा भी नहीं है कि जो आपने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड की बेस पे आपने उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया जबकि आपका वहाँ पर स्कोरिंग ट्रेंड बहुत ज़्यादा लो था, ठीक है। तो ये इन दोनों का कन्फ्लिक्ट जनरेट होगा, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड पे रिलाई नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 7 ग्रुप्स हैं जिसमें आपके पास 55 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पहला स्टेप है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने का, जो हम पहले भी ऊपर बात कर चुके हैं, अपना होमवर्क करें, डू योर होमवर्क। पहले खुद पे मेहनत करें, ऑप्ट योर सब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ जो है वो अपना सब्जेक्ट चूज़ करें। नेचुरल साइंसेस, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई, ये सब्जेक्ट्स आपने बिल्कुल भी चूज़ नहीं करने। आइदर आपका बैकग्राउंड भी है, आइदर बैकग्राउंड नहीं भी है, ठीक है। बिकॉज इन द लॉन्गर रन आप ये चूज़ कर भी लेते हैं, यू विल गेट पास डेफिनेटली। आपने चूज़ कर लिया, यू विल गेट पास थ्रू इट, बट स्टिल ये आपको मार्क्स लेने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। एज वी टॉक्ड अर्लियर कि हमें नेचुरल साइंसेस की तरफ नहीं जाना, इसी तरह से आपको लिटरेरी सब्जेक्ट्स की तरफ भी नहीं जाना। आइदर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर में है, आइदर आपका बैकग्राउंड उर्दू लिटरेचर में है, स्टिल यू नीड टू बी अवेयर ऑफ लिटरेरी सब्जेक्ट्स। यू डोंट हैव टू गो विद लिटरेरी सब्जेक्ट्स,
ठीक है। डू गो थ्रू द प्रिस्क्राइब रिवाइज सिलेबस, जो भी आपका रिवाइज सिलेबस है उसको गो थ्रू करें एक बार। पास्ट पेपर्स हमेशा आपको डिफरेंट डायमेंशन से हर टॉपिक को समझने में आपको हेल्प करते हैं। किस टॉपिक से एग्जामिनर ने किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको मिल जाते हैं। तो पास्ट पेपर्स एंड सिलेबस आर योर बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग इन द जर्नी ऑफ सीएसएस। उसके बाद अब जब आप पास सिलेबस भी गो थ्रू कर लेते हैं, पास पेपर्स भी एक बार देख लेते हैं, और यही चीज़ जो है वो आपको बेसिकली एक अच्छा डिसीजन लेने पर आपकी हेल्प करेगी। जो भी आपने डिसीजन लेना है, वेदर यू आर एबल टू हैंडल दैट सब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। और डेफिनेटली एफपीएससी का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो हमेशा सिलेबस के अंदर से आपको टॉपिक देगा। कभी कभी जिस तरह हम लोग आईआर की बात कर लेते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं, तो आईआर में जो थ्योरीज हैं, जो पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज हैं, इन दोनों को, आईआर की थ्योरीज भी और पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज भी, पेपर 1 में अगर वो इनको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, तो पेपर 2 में वो किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को आईआर की थ्योरी के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं स्कोरिंग ट्रेंड, जो हमने अभी बात की थी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लाइक व्हाट इज स्कोरिंग ट्रेंड? स्कोरिंग ट्रेंड है क्या? स्कोरिंग ट्रेंड वर्सेस ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स, मतलब अब हमने स्कोरिंग ट्रेंड की तरफ जाना है या ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स ये होते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट तैयार करने से ऑलमोस्ट 40 to 50% सिलेबस दूसरे जो सब्जेक्ट जो आप चूज़ कर रहे हैं उसका भी तैयार हो जाए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि एक सब्जेक्ट आप तैयार करेंगे तो 90% सिलेबस जो है वो उसका प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल एक गलत बात है कि कोई सब्जेक्ट आप तैयार करें तो उसका 90% सिलेबस जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा मार्क्स लेने में। मतलब अगर पॉलिटिकल साइंस जो है वो ओवरलैप कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, तो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अप्लाई करके ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है वो एक एज प्रोवाइड करेगी, एक कंपेटिटिव एज प्रोवाइड करेगी। मार्क्स लेने के लिए आपको एक अच्छा एज मिल जाएगा, ठीक है। अब ये स्कोरिंग ट्रेंड बेसिकली जनरेट कब हुआ? देयर हैड बीन अ परसेप्शन ऑफ स्कोरिंग सब्जेक्ट सिंस 2016, मतलब 2016 में फर्स्ट टाइम जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का ट्रेंड आया, ठीक है। लेकिन अब जो परसेप्शन है स्कोरिंग का, अब वो शिफ्ट किसकी तरफ हो गया है? ओवरलैपिंग की वजह से। ओवरलैपिंग की तरफ जो है वो ये ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। फॉर इंस्टेंस, आईआर डजंट ओवरलैप विद आईआर डज ओवरलैप विद ऐसे करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। आईआर का बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है ऐसे के साथ, करंट अफेयर्स के साथ और पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करते हैं। आपकी पंजाबी है, आपको पंजाबी में आपकी प्रोफिशेंसी है, पश्तो में है, सिंधी में है, जिस भी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशेंसी है, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं, डू ऑप्ट दैट सब्जेक्ट बिकॉज दिस विल डेफिनेटली गिव यू एन एज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मार्क्स देती है, बट स्टिल अगर आपकी प्रोफिशेंसी है तो, प्रोफिशेंसी नहीं है तो डोंट गो विद दैट सब्जेक्ट, बिकॉज आप वहाँ पर, अभी हमने रिसेंट बात की है कि वहाँ पर आप ना उसका जवाब उर्दू में दे सकते हैं, ना आप उसका जवाब इंग्लिश में दे सकते हैं। आपको रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज में ही आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। अब जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं ये भी आपको हेल्प करते हैं। और ये सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होते क्या हैं? सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपका नॉलेज बिल्ड करते हैं, ठीक है। मतलब आपका नॉलेज बेस बनाते हैं, आपका फाउंडेशनल बेस बनाते हैं। एज वी टॉक्ड इन द एपिसोड नंबर 1 कि आपका नॉलेज बेस जो है वो बेसिकली बिल्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपका नॉलेज बिल्ड करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका नॉलेज बिल्ड होगा तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जो आपका आईक्यू है, आपकी जो इंटेलेक्ट है, जो आपका ओपिनियन है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा। और ये चीज़ आपको कंपेटिटिव एज जो है वो दूसरे कैंडिडेट्स पर प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो इनकी ओवरलैपिंग किस किस सब्जेक्ट के साथ होती है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट की किस ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ओवरलैपिंग होती है। उसमें हमारे पास इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, हमारे पास यूएस हिस्ट्री आ जाता है और हमारे पास यूरोपियन हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारे पास बेसिकली ओवरलैपिंग है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ। जितने भी हमारे यूएस हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, इंडो पाक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप वाइल चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, थर्ड स्टेप इज एप्टीट्यूड। नेवर गो अगेंस्ट, अभी हमने बात की थी कि नेवर गो अगेंस्ट इन कन्फ्लिक्ट विद योर सेल्फ। आप
कभी भी अपने आप के खिलाफ नहीं जाना। नेवर गो अगेंस्ट योर सेल्फ, नेवर गो इन कन्फ्लिक्ट विद योर सेल्फ, कभी भी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं जाना। और एप्टीट्यूड बेसिकली क्या है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी कॉम्पिटेंस कितनी है, आप किस सब्जेक्ट को कितनी ज़्यादा एबिलिटी के साथ हैंडल कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एप्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट सेफ चॉइस। ठीक है, तो सेफ चॉइस में हमारे पास जो है वो क्या है बेसिकली कि आपने यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पर रिलाई करें। ठीक है, मतलब आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बेस पर आपको एक सेफ़र साइड प्रोवाइड करें। ठीक है, जिनका सिलेबस प्रिसाइज हो, जिनकी लेंथ छोटी, सब सिलेबस की लेंथ जो है वो छोटी हो, कम लेंथी सिलेबस हो, पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार ऑन रिपीटेटिव मोड जो हैं वो रिपीट हो रहे हों, उनकी ओवरलैपिंग हो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के साथ, तो कोशिश करें कि इन सब्जेक्ट्स के साथ जाएं। ट्राई टू ऑप्ट दैट सब्जेक्ट्स दैट गिव्स यू फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर जनरलाइज्ड ओपिनियन, मतलब ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करने की कोशिश करें जो आपको अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस करने में खुली आज़ादी दें, जस्ट लाइक सोशियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है वाइल चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, देन व्हाट इज दिस स्टेप कॉल्ड मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब CSS इज़ नॉट अबाउट क्लियरिंग या पासिंग रिटन एग्जाम। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, हमने उस दिन भी बात की थी कि CSS क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, CSS पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, CSS में एलोकेशन लेना बड़ी बात है। और एलोकेशन किस तरह आती है? मैक्सिमम मार्क्स लेकर। ठीक है, अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं ये तो हमेशा वल्नरेबल 1 होते हैं, मतलब इसमें आपको यही होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पास हो जाएं। ऐसे में आपको 40 मार्क्स आ जाएं, प्रेसी में 40 मार्क्स आ जाएं, इस्लामियात में 40 मार्क्स आ जाएं, तो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट में तो कोशिश यही होती है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं, तो वही आपके लिए एक गोल्डन चॉइस होती है। लेकिन इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऐसे आपने चूज़ करने हैं, ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकें। ठीक है, सो बेटर फोकस ऑन नॉट ऑन मेयरली पासिंग दीज पेपर्स रादर देन स्कोरिंग वेरी वेल, मतलब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको उनमें अच्छा स्कोर करना है, ना सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आपने पास करना है बल्कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम स्कोर लेकर अपनी एलोकेशन को इंश्योर करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कोई और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ गो एंड आस्क, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें कमेंट्स में। कोई आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।